मामला यह बोलने की आजादी है या नहीं? मंत्री को हटा रही है, आपको संविधान दिख रहा है? नहीं, यहाँ बोलने की आजादी है या नहीं? मरा घोषित किया जा रहा है, आपको संविधान नहीं दिख रहा है? आधार कार्ड जो है वो पहचान पत्र होगा, चुनाव आयोग इसके खिलाफ था। जो लोगों को आपने 65 लाख लोगों को मृत घोषित किया है उनके नाम जारी कीजिए। चुनाव आयोग ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि उसे ये ना करना पड़े। आप मशीन रीडेबल लिस्ट जारी करेंगे जो आंकड़े आप दे रहे हैं। ये वो बात है जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई थी कि हमें जो है 7 क्विंटल का जत्था दे दिया और हमें मैनुअली सब चीज़ देखनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि आपको आधार एडमिट करना पड़ेगा वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए, उसके लिए एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, ये बिहार में लागू हो गया और बाकी सारे देशों में स्पेशल रिवीजन अगर हो भी गई, तो फिर ये मुद्दा कहाँ रहेगा कि इतना हाई तो बाप मचाएंगे वोटर लिस्ट। एसआईआर अपनी जगह है, वोट चोरी अपनी जगह है, होंगी। मैं नोएडा में बैठा हूं, 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। मेरे अंदर ये शक पैदा हो गया है कि 27 के चुनाव में मैं वोट डाल पाऊंगा कि नहीं डाल पाऊंगा। मेरा नाम काट तो नहीं दिया जाएगा, मेरा नाम किसी कारण से हटा तो नहीं दिया जाएगा। ये मोटी वजह है। इसमें बिहार का एसआईआर क्या करेगा, कर्नाटक की वोटिंग लिस्ट क्या करेगी, कुल मिलाकर अब आप कह रहे हैं संविधान कहां से आ गया इसमें। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वोट डालने का अधिकार संविधान देता है, सीधे तौर पर संविधान का मामला है ये। अगर मेरे अंदर ये एज ए वोटर अगर ये शक पैदा हो गया है कि मैं अपने सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये तो सीधे तौर पे संविधान का मामला है। नमस्ते, न्यूज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज न्यूज रूम में गर्मा गर्मी में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर संविधान की सुरक्षा रक्षा, उसे बचाने की चेष्टा कर कौन रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के भाषण में जब भारतीय राजनीति पर बात करते हैं तो देश की संविधान को सही तरीके से सुरक्षित रखने का दावा करते हैं। वहीं विपरीत में राहुल गांधी टीम कांग्रेस खड़ी है जो बार बार इसी सरकार पर संविधान को तोड़ने का, संविधान को हाईजैक करने का, बर्बाद करने का आरोप लगाती रही है। तो सही कौन है? संघ को लेकर जिस तरह की एक भूमिका पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बनाई और जो आरोप कांग्रेस, राहुल गांधी संघ को लेकर लगाते रहे, तो सही कौन, गलत कौन, संविधान का सही सुरक्षा कर कौन रहा है और कौन कर रहा है संविधान का गलत इस्तेमाल, इसी पर गर्मागर्मी में आज बातचीत होगी। हमारे न्यूज रूम के पत्रकार मौजूद हैं और शुरुआत सबसे पहले हमारे धुआंधार ओपनर नीरज जी के साथ। नहीं, बिल्कुल ऋषि, जो आपने स्वतंत्रता दिवस पर जो लाल किले की प्राचीर से भाषण हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुझे लगता है शायद अब तक का सबसे लंबा भाषण था उनका। उसमें सब बातें उन्होंने बहुत तरह की बातें की जिनका जिक्र आपने किया। लेकिन मैं थोड़ा फोकस करता हूं, चूंकि संविधान को लेकर जो बातचीत 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से हो रही है, वो सबसे ज़्यादा मुखर अब आज की तारीख में बिहार की वोटिंग लिस्ट उसका एक सेंट्रल पॉइंट है। या 2024 में हुआ था कि ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, उसका झटका बीजेपी को झेलना पड़ा था। आज की तारीख में वोटिंग लिस्ट की बात करते हैं तो आप अब मैं कोई राहुल गांधी को इसका क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, मैं सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बातें सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इतने दिनों के बाद, करीब 1.5 महीने की इस उठापटक के बाद, आधार कार्ड जो है वो पहचान पत्र होगा। चुनाव आयोग इसके खिलाफ था। जो लोगों को आपने 65 लाख लोगों को मृत घोषित किया है उनके नाम जारी कीजिए। चुनाव आयोग ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि उसे ये ना करना पड़े। आप मशीन रीडेबल लिस्ट जारी करेंगे जो आंकड़े आप दे रहे हैं। ये वो बात है जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई थी कि हमें जो है 7 क्विंटल का जत्था दे दिया और हमें मैनुअली सब चीज़ देखनी पड़ रही है। ये तमाम चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि चुनाव आयोग एक पार्टी बनकर वोटिंग लिस्ट में जो विपक्ष की मांग है, जो उनके कंसर्न हैं, उनके खिलाफ खड़ा हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लगाम लगा दी है। ये बहुत बड़ी बात है संविधान के नज़रिए से, वोटिंग के अधिकार के नज़रिए से। और मैं ये बता दूं, मैं आगे चल के इस पर और बात कर लूँगा। ये सिर्फ अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है, 22 तारीख को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये बात 65 लाख वोटरों के बारे में कही है जिन्हें आपने मृत घोषित करके निकाल दिया। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये इस देश की 140 करोड़ जनता पर लागू होगा ये फैसला, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देखिए, पहले तो मैं कहूँ जो संविधान, जो आज का मोदी का भाषण था वो बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक लंबा भाषण जो
एक प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद होती है वैसा भाषण दिया। आम जनता से लेके हर पूरे देश की बात करी गई, हर चीज़, हर पहलू को उसमें छुआ गया। और उन्होंने ये भी एक जो बहुत बड़ी बात कही कि हम जनता का पर कोई चीज़ थोपना नहीं चाहते हैं। कोई कानून में उन्होंने बदलाव की भी कुछ बातें कही कि कुछ ऐसे कानून हैं जो कि सीधा जेल भेज देते हैं और छोटे छोटे मामलों में आदमी को बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। वो सब चीज़ों पे हम ध्यान देंगे और उनको बदलने की कोशिश, मतलब उसमें जो भी बदलाव चाहिए वो करेंगे। लेकिन अब जो बात आती है संविधान की, संविधान को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, कौन संविधान का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये सब प्रोपेगेंडा है। और जो सरकार है वो ऐसा कोई काम नहीं कर रही जो संविधान के खिलाफ है। कोई ऐसी बात नहीं है, देश में कानून है, कोर्ट है, वो तय करेंगे कानून के खिलाफ कौन जा रहा है। अब आते हैं जहाँ तक ये जो वोटर लिस्ट का जो मामला उठा हुआ है, वोटर लिस्ट के मामले में देखिए सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण तो मैं कर्नाटक का दूंगा। राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए कि वोट चोरी हो रही है, ये हो रही है। अब इनके कांग्रेस के मंत्री जी जो हैं वो खुद ही ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस का कार्यकाल, जब कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बनी तब ये धांधली ज़्यादा हुई है और इन्होंने उनसे इस्तीफा मांग लिया। अब संविधान को कौन तवज्जो दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ये तो खुद ही कांग्रेस पार्टी में संविधान नहीं है। कोई आदमी अगर कोई बात मुखर कर रहा है तो उससे इस्तीफा मांग लिया जा रहा है। ठीक है, धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, ये कौन नहीं मानता। नहीं, पहले ओपनिंग रिमार्क तक हम रहते हैं। चलिए अब हमारे साथी अमीश बताएंगे कि अमीश क्या सोच रहे हैं कि कौन संविधान बचा रहा है। अमीश। नहीं ऋषि, पहले बात पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण पर करूं, उससे पहले देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था वो बेसिकली एक प्रधानमंत्री का भाषण कम और एक राजनीतिक दल के नेता का भाषण ज़्यादा लगा। प्रधानमंत्री को आज लाल किले से देश को संबोधित करना चाहिए था बतौर प्रधानमंत्री के जेस्चर से, लेकिन वो लग रहा था कि भाजपा के और संघ के एक नेता के तौर पर संबोधित कर रहे हैं। पहली बात, कोई नयापन नहीं बातों में। आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इसका कोई आंकड़ा सरकार देती नहीं है। तब तक 3.5 करोड़ रोजगार देने का सिगुफा लेकर आ गए। प्राइवेट नौकरियों में 15,000 रुपये दे देंगे, वो क्या कैसे करेंगे आगे वो देखा जाएगा। लेकिन ये कोई नई चिप नहीं बन रही है देश में, तो पिछली 40-50 साल पुरानी सरकारें दोषी हैं। आप 12 साल से बैठे हुए हैं, चिप नहीं बना पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एआई पर आपने क्या कर दिया, दुनिया को क्या दिखा दिया भारत कदम, इस पर कोई जवाब नहीं। केवल और केवल रेटरिक। एक नेता जो भाषण दे सकता है वो प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने आज लाल किले से दिया। दूसरी बात, संविधान पर यह तो बड़ी अच्छी बात है कि विपक्ष इस मोड़ पर लेकर आया है सरकार को कि धार्मिक ग्रंथों की बात नहीं हो रही है, संविधान की बात हो रही है, और मजबूर कर दिया गया है सरकार को कि संसद में बोलोगे तब संविधान की बात करोगे, लाल किले से बोलोगे तब संविधान की बात करोगे। और तीसरी बात, जो आपने आरएसएस की बात कही कि पीएम मोदी ने आरएसएस को बड़ा तारीफ किया है, बेसिकली तारीफ नहीं किया है। पीएम मोदी आरएसएस को कह रहे हैं कि मैं आप ही का हूं। ये जो पिछले दिनों जो तमाम आरएसएस को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है पीएम मोदी के, पीएम मोदी को जरूर अपने पद पर बने रहने के लिए, बीजेपी में लोगों का भरोसा बने रहने के लिए आरएसएस का एक भरोसा चाहिए। बेसिकली पीएम मोदी उस मंच से आरएसएस का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे थे, जो विगत दिनों तमाम तरह की खबरें आई हैं। ठीक है, रूपक आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से आज जो भाषण दिया है वो पिछले कई भाषण से कहीं ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट उसमें रहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ। उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर देश और देश की रक्षा उसकी भी बात की, पार्टी पॉलिटिक्स की भी बात की, और सबसे बड़ी बात जो नोटिस करने वाली है, ये इस साल का जो दिवाली बोनस जो उन्होंने डिक्लेयर किया है। जब इस साल का बजट आया था उसमें आप देखिए पूरे एपिसोड में कॉमन मैन के लिए क्या है। बजट में जब उन्होंने इनकम टैक्स का पूरा रिवीजन किया और जो टैक्स स्लैब उन्होंने रिवाइज किए, उससे आम आदमी के हाथ में थोड़ा पैसा गया। अब वही दूसरी चीज़ जो है वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो दिवाली में ये ऑफर कर रहे हैं। ये उससे ओवर एंड अबव है जो पे कमीशन वाली चीज़ जो होने वाली है। तो जीएसटी रिफॉर्म्स की बात, अगर जीएसटी को राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे, अगर इतने सालों के बाद प्रधानमंत्री ने महसूस किया, सरकार ने महसूस किया कि इस जीएसटी में कुछ रिफॉर्म किए जाने की ज़रूरत है, तो उन्होंने खुले दिल से इसको एक्सेप्ट किया है, अड़े नहीं रहे हैं। और इसका फ़ायदा उनको ये हो सकता है कि ये फैसला बिहार चुनाव से पहले हो, इसका सीधा असर बिहार चुनाव पर दिखेगा। दूसरा,
असम में बैठे, कश्मीर में बैठे, उन सारे लोगों को इसका फायदा होगा। और जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बीजेपी का, जिससे बीजेपी ने अपना जनाधार बढ़ाने की शुरुआत की थी, उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, उसका फायदा पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री का ये बहुत बैलेंस भाषण था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इस बात का इंतज़ार किया जा रहा था, जो मोहन भागवत ने 75 साल वाली एक डिबेट शुरू की थी, उस डिबेट का उन्होंने एक तरह से जवाब दे दिया। उन्होंने इशारा किया कि अगले साल भी लाल किले पर जब झंडा फहराया जाएगा तो नरेंद्र मोदी ही होंगे और कुछ नई उपलब्धियों के साथ देश की जनता के सामने खड़े होंगे। ठीक है, तो ये तो साथियों ओपनिंग रिमार्क्स आपने सुना कि कैसा है, क्या भाषण रहा और पीएम क्या कह रहे हैं, पीएम की बातों में कितनी राहुल की बातों का दबाव है या कांग्रेस के नैरेटिव के कारण वो झुक रहे हैं। लेकिन नीरज जी, संदीप ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं उसी लाइन को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कि बताओ, संविधान बचाने की बात कर रही है कांग्रेस जो है वो अभी राहुल गांधी यात्रा भी निकाल रहे हैं बिहार में, और वो फोन लगाते हैं सीताराम मैया को, कहते हैं कि हाँ हेलो सैक कर दो। मतलब ये तो अप्रत्याशित है ये कि राहुल गांधी जो इतनी डेमोक्रेटिक, हाई डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, वो सीधा इंटरवीन कर रहे थे। जो आरोप लगाती रही, ये तो आईटी सेल की इंफॉर्मेशन है। मैं एक बात, ये तो आईटी सेल की इंफॉर्मेशन है कि राहुल गांधी ने फोन लगा के कह दिया कि नहीं सर, पॉलिटिकल गलियारों की भी खबर है, सिर्फ आईटी सेल की खबर नहीं है। आप तो पॉलिटिक्स से भली भांति जानते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति सिर्फ ये बात कह दे रहा है और उसको आप सैक कर दे रहे हैं क्योंकि आपका एजेंडा डीरेल हो जाएगा। तो जो बार बार बात होती है कि सरकार 2 राज्य में बची है, कांग्रेस की 3 राज्य में बची है, लेकिन सरकारें दिल्ली से चला रहे हैं, तो फिर संविधान कहां है? नहीं देखिए, इस्तीफा कर्नाटक के मंत्री का हुआ, अगर वो बात करेंगे तो मैं तो फिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात करूंगा। वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी जिस कंडीशन में इस्तीफा देके गया है, आप देख लीजिए। इतने दिन हो गए, स्वास्थ्य कारणों से आज तक पता ही नहीं चला है कि बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है या कोई अटैक हुआ है। उनका तो नहीं पता चला, लेकिन इनका सहकारिता मंत्री जी का तो पता है। बयान आया इनका, अभी लास्ट बयान आया इनके राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी ने जो एजेंडा तय करा, राहुल गांधी ने जो वोट चोरी की बात कही, उस पे उन्होंने बयान दिया कि आप उसको मान सकते हैं कि के.एन. रजन्ना ने कांग्रेस को एक्सपोज किया, लेकिन फैक्चुअली वो गलत है। क्योंकि हमारे पास जो इलेक्शन का पूरा सिस्टम है, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस का बना हुआ सिस्टम है, तो कोई पार्टियां बैठ के वोटर लिस्ट नहीं बनाती। उसके लिए एक बॉडी है, चुनाव आयोग, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो ये राजन्ना के एक सरकार में मंत्री होकर ये कह रहे थे कि भी पार्टी जो है वो वोटर लिस्ट बना रही थी और इसीलिए ये सारा भाई जब शशि थरूर जब कांग्रेस ये सिर्फ मान लेने बात नहीं है ना कि हमारी सरकार तो हम बना रहे हैं, उनकी सरकार वो बना रही है। क्या सोचे राहुल गांधी जो बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ठीक बोल रहे थे, बिल्कुल सब शशि थरूर जब कांग्रेस जो ये बयान दे रहे हैं आपके जो मंत्री बयान दे गए कांग्रेस के, वो बिल्कुल झूठा है। ऐसे डबल चीज होगी ना, एक आदमी झूठ बोल रहा है, एक सही बोल रहा है। इधर सुनिए, वो किसी भी सरकार का अधिकार नहीं, लेकिन ये पार्टी का इंटरनल करेगी कि नहीं करेगी, पार्टी का इंटरनल स्ट्रीमलाइन कर रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं कि सैक करने का जो तरीका रहा, रूपक, सैक करने का जो तरीका रहा वो क्या था? क्या दिल्ली से कॉल गया था राहुल का कॉल गया था सीताराम मैया को सैक करने के लिए? नहीं, ये संविधान को एक सरकार अपने इस समय मंत्री को जैसे हटाती है वैसे हटाया गया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब शशि थरूर मोदी सरकार की तारीफ करते हैं कि कांग्रेस में रह के, तब वो लोकतांत्रिक आपको राहुल गांधी नजर नहीं आते। शशि थरूर तो नहीं सैक किया गया। नहीं, हम संविधान की कर रहे हैं। नहीं, कोई संविधान में बोलने की आजादी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारी डिबेट डिरेल हो जाएगी, कर्नाटक पर हम चले जाएंगे। के.एन. रजन्ना के साथ जो कुछ हुआ है उसका एक लंबा बैकग्राउंड चलता रहा है उस पार्टी में, कर्नाटक कांग्रेस में। सिद्धारमैया थोड़ा नहीं तय करेंगे वोटर लिस्ट। मैंने वोटर लिस्ट मैंने बोला, एक सरकार को पूरा अधिकार है अपने मंत्री हटाने, अपने मंत्री को रखने का। इसका कहां से संविधान से लेना ये बात सीधा सीधा है कि आप तो लेना देना ये है। देखो, ये सीधा सीधा है कि राहुल गांधी बोलेंगे, बाकी सब चुप रहे। बाकी उनकी पार्टी में, कांग्रेस में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। लोगों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाके खड़ा कर दिया योगेंद्र यादव ने। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट को तारीफ करनी पड़ी। चुनाव आयोग उसका जवाब देगा, जो मांगा गया वो चुनाव आयोग करेगा। क्या मामला ये है, मामला यह बोलने की आजादी है या नहीं? मंत्री को हटा रही है, आपको संविधान दिख रहा है? यहाँ बोलने की आजादी है नहीं है? मरा घोषित किया जा रहा है, आपको संविधान नहीं दिख रहा है? वो बात वो कोर्ट में जवाब देगा, चुनाव आयोग नहीं चलेगा, चुनाव आयोग देगा, चुनाव आयोग जवाब देगा उसका कोर्ट में। जी ठीक है। ये चूंकि मैं उस लाइन में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मतलब मुझे ये लग रहा था कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मामले में उनकी भूमिका सामने आई है कि कर्नाटक के एक मंत्री को सैक करने को लेकर, चूंकि वो इस तरह की बात करके कांग्रेस का एजेंडा डिरेल कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि वो इसीलिए हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि इस बात
कि इस नैरेटिव वॉर में कुल मिला के नीरज तो नैरेटिव वॉर ही है ना कि मैं संविधान का सुरक्षा अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया, उसको लेके उड़ जाइए कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। अरे बहुत तरह के डीप स्टेट होते हैं, हम उसकी तह में कहां जाएंगे कि उसको हटाने का क्या कारण है। हम एकमात्र बयान को उसका आधार मान ले रहे हैं, कौन कहां पे मैनेज हो रहा है, ये कोई तुलना ही नहीं है। ये आप संतरों की और सेबों की तुलना कर रहे हैं। कोई पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी का सवाल अगर आप रजन्ना का करेंगे तो फिर मैं ये सवाल उठाऊंगा कि तेलंगाना में जो टाइगर राजा सिंह हैं उन्होंने क्या गुनाह किया था। वो तो सिर्फ ये कह रहे थे ना कि तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव मुझे लड़ने दिया जाए, उससे उनकी पार्टी के उनके हालात ऐसे बन गए कि उनको इस्तीफा दे के जाना पड़ा। ये पार्टी के अपने रेगुलेशंस डिसिप्लिन्स होते हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप डिरेल होकर अपनी सरकार अपनी सत्ता नहीं चला सकते। यहाँ पे मामला ये है कि वो राहुल गांधी का एजेंडे को ड्रिल संविधान की अगर हो रही है इस बात की है, तो आपको सबसे बड़ा नायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिख रहे हैं संविधान के। ये तो गजब राजा सिंह कर्नाटक के पड़ोस में ही है ना। राजा सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने की बात कही, उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। अब वो दुनिया भर के जहर उगल रहे हैं। दूसरी बात कांग्रेस की ही अगर आप बात करें तो शशि थरूर ने चुनाव लड़ा था हाईकमान की मर्जी के खिलाफ, खड़गे के खिलाफ। क्या उस समय उनको सैक किया गया था? क्या ऐसे हालात बनाए कि आप पार्टी से बाहर चले जाइए? नहीं, हाँ, तो आप अमीश आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा था कि ये तो बड़ी विडंबना है कि प्रधानमंत्री मोदी को संविधान याद आता है तो संविधान के नायक के तौर पर पहला नाम उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी का याद आता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो संघ के एक कार्यकर्ता की तरह, भाजपा के एक नेता की तरह भाषण दे रहे थे। संविधान का जिक्र हो तो पहला नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के लिए होना चाहिए। इसमें कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको अपनी पार्टी का एजेंडा लाल किले से बताना था तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नायक तो दिख रहा है। तो श्यामा मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हमने सुना कि भाजपा नेता का भाषण सुना है? इस बात का जवाब दीजिए। इस देश के तो पीएम मोदी का भाषण पीएम की तरह होना चाहिए था ना ऋषि जी। तो वो कह तो रहे कि एक देश एक संविधान। पीएम का जो भाषण सुना पूरा आपने क्या बोला? उन्होंने ये बोला, उन्होंने देखो नहीं, उन्होंने कहा आम आदमी ये पूरा भाषण आम आदमी के ऊपर डिपेंड था। पूरा भाषण उन्होंने आम आदमी की बात करी है। उन्होंने ये बोला जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स कहते रह गए। नहीं, हम आज उन्होंने बोला संसद की बातों को, जो बात वित्त मंत्री से आनी चाहिए, वित्त मंत्रालय से आना चाहिए, उसको आप लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए सुनिए, क्यों टैक्स आम 140 करोड़ लोग नहीं दे रहे? क्यों ना कहे वो, क्यों ना कहे? जिस बात को देखिए, 3 किसान कानून आप लेकर आए, किसानों की हितैषी बन रही है सरकार। आपने कहा कि बड़ा मुझसे कोई भूल हो गई होगी, मुझसे कोई अपराध हो गई होगी, मैं मंथन करूंगा। विपक्ष ने जब आपको चापा तो आप वापस ले लिए कानून। अब यही जीएसटी पर आप बड़े उदार बन रहे हैं कि हम जनता को देने जा रहे हैं। तो जो 6 साल से जनता को चूसे उसका हिसाब कौन देगा जीएसटी के नाम पर? जो गब्बर सिंह टैक्स जिसको राहुल गांधी कहते हैं उसको मानिए ना फिर, कि विपक्ष के दबाव में आपको उस पर रिफॉर्म करना पड़ रहा है। ये तो यूटर्न सरकार हो गई ना भैया। सरकार के अंदर जीएसटी को लेकर एक अंदरूनी चर्चा जो है वो जब से ये लागू हुआ है तब से ये चलती रही है। और इसीलिए कभी उन्होंने किसी प्रोडक्ट को इस स्लैब में रखा, किसी प्रोडक्ट को उस स्लैब में रखा। मसला ये नहीं है। मसला जैसा आपने कहा ना कि वो प्रधानमंत्री होने के नाते लाल किले से कैसे इसकी बात कर सकते हैं। हाँ, यही सवाल उठा रहे हैं ना। तो मेरा सवाल ये है कि फिर तो उनको पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पर भी नहीं बोलना चाहिए। वो तो फिर विदेश मंत्री बोलेंगे या राजनाथ सिंह बोलेंगे। मसला ये नहीं है। क्या उन्होंने पाकिस्तान के मसले को टच नहीं किया लाल किले के भाषण से? क्या उन्होंने अमेरिका और ट्रंप का नाम नहीं लिया? लेकिन जो अमेरिका से चैलेंज है क्या उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया? डीरेल हो रहे हैं। मतलब हम प्रधानमंत्री के भाषण की समीक्षा अगर करेंगे तो वो अलग मसला है। लेकिन वो संविधान वाले अगर वो, जैसा कि आपका पहला पॉइंट था, अब आपके पॉइंट पर आ जाते हैं। संदीप पर बहुत के पॉइंट पर बहुत चर्चा कर ली हमने। आपने एसआईआर का मुद्दा उठाया और आपने कहा कि भाई देखो, इसमें तो राहुल गांधी ने जो पॉइंट्स करे वो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी। मैं ये कह रहा हूं, संविधान की बात है ना, तो वोट डालना एक संवैधानिक अधिकार है और उस वोट डालने के संवैधानिक अधिकार को बचाने की लड़ाई जिसका नायक फिलहाल साफ तौर पर राहुल गांधी का चेहरा है, राहुल गांधी ने अपने आप को बनाया हुआ है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने उसमें चुनाव आयोग को एक तरीके से तमाचा लगाया है और राहुल गांधी के जितने पॉइंट्स थे उनको सही ठहराया। लेकिन नीरज, अभी तक संदीप एक मिनट, अब मेरे कुछ सवाल है अब इसको लेकर कि जो आप कह रहे हैं कि संवैधानिक जीत है एक तरीके से राहुल की, जो और वो जो बड़ा चेहरा है इस पूरे मामले पे, मुझे ये जानना है कि एसआईआर को लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं कहा,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर जो है एक सही प्रक्रिया है, इसको हम रोकेंगे नहीं, ये होनी चाहिए। राहुल गांधी हो गए या उनके जो सहयोगी हो गए, प्रथम दृष्टया जो एसआईआर है उसी को ये लोग कह रहे थे कि ये दरअसल किसी और एजेंडे से आया है, तो वो एजेंडा यहां तो कम से कम कोर्ट नहीं देख रहा है उसको। तो ये कम से कम की कार्रवाई अपने तरीके से होती है। अब उसमें जाएंगे तो फिर वो एक कानूनी कार्रवाई पे बातचीत हो जाएगी। कोर्ट जो है वो एक एक मसले को एड्रेस करती है। कोर्ट अभी एसआईआर की वैधता पे सुनवाई ही नहीं कर रही है, और कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि हम एसआईआर की वैधता पे सुनवाई नहीं करेंगे। कोर्ट ने अभी एक अंतरिम डिसीजन दिया है। रोक तो नहीं लगाया एसआईआर पे। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये अंतिम डिसीजन नहीं है, अंतिम फैसला नहीं है, ये अंतरिम फैसला है। और अंतरिम फैसले को भी कोर्ट ने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है 65 लाख वोट जो आपने वोटिंग लिस्ट से हटा दिए विभिन्न कारणों से। 22 जुलाई को अंतरिम फैसले का दूसरा हिस्सा होगा। वो 7 करोड़ 24 लाख वोटर जो आपने वोटिंग लिस्ट में शामिल किए हैं, उनके ऊपर कोर्ट बोलेगा। अभी तो ये अंतरिम फैसला है, अंतिम फैसला आने में टाइम लगेगा इसका। तो एसआईआर की वैधता है या नहीं है, ये एक अलग ये अभी सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट आधार पिछले 45 दिन से इस देश में चर्चा का विषय बना हुआ था ना, कि चुनाव आयोग ने आधार को हटा दिया। लेकिन वो नागरिकता, वो ये था कि आधार के जरिए आपकी नागरिकता की पहचान नहीं हो सकती। नहीं, जो 11 जो दस्तावेज की सूची थी उसमें आधार नहीं था भाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार को शामिल कीजिए। हाँ, तो वो पहचान पत्र के लिए अब वो कह रहा है कि शामिल कर लीजिए, लेकिन नागरिकता उसके जरिए आपकी हमें मुझे क्या लेना, मुझे वोटिंग के अधिकार की बात कर रहा हूं ना मैं अभी तो। संदीप को सुन लेते हैं एक बारी, संदीप को सुन लेते हैं। देखो, ये पूरा मामला जो है कोर्ट में है, और जो ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, ये हो रहा है, मृत लोगों के नाम हटा दिए गए, मृत लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में हैं, और ये वो जो जाके जो दलील चल रही है कोर्ट में, मामला कोर्ट का है। कोर्ट और कोर्ट को जो लगा, उन्होंने मांगा जवाब चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा। अब लेकिन ये पूरे प्रकरण में मैं ये देखता हूँ, जो ये बात कह रहे थे संविधान खतरे में है, संविधान कोई खतरे में नहीं है। और जो इन्होंने कहा, ये अमित जी कह रहे थे कि जीएसटी पे एक सवाल मैं आपको जवाब दे दूं। जीएसटी का जो पूरा मामला है वो जीएसटी काउंसिल तय करती है। काउंसिल में कांग्रेस के मिनिस्टर भी हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के मिनिस्टर उसमें शामिल नहीं हैं। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री उनके नुमाइंदे हैं, उनके राज्यों से वो आएंगे। हाँ, और सीबीआई चीफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जज तैयार कर सब में विपक्ष है, लेकिन सुनवाई कितनी होती है ये 10 सालों में हमने देखा है। ये तो पूरा फिर वो हमने देखा है। आपको भरोसा ही नहीं है सीबीआई चीफ की नियुक्ति विवाद काम नहीं करने दोगे आप। नहीं, तो आइडियल बात करने में कोई बुराई है क्या? आइडियल बात करने में कोई बुराई है क्या? इस देश को आइडियल की तरफ ले जाने में कोई बुराई है क्या? तो भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। नहीं, किसी चीज पे भरोसा ही नहीं है। देखिए, बात यह है कि बात एसआईआर के मुद्दे पर हो रही है, बात लोकतांत्रिक अधिकार के मुद्दे पर हो रही है। उस बात को वहां आगे बढ़ाते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार इस देश ने देखा लाइव कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे योगेंद्र यादव ने एक मृत शख्स को खड़ा कर दिया और कहा कि देखिए इनका नाम काट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेशन दिया, कहा, तारीफ किया कि आज हमारे देश में हमारे कोर्ट के अंदर एक आम नागरिक खड़ा है और हम इस बात को बड़ा तारीफ करते हैं। ये ठीक है। राहुल गांधी ने डिनर कर लिया या लंच कर लिया, दोनों में से कोई एक तो कर ही लिया मृत लोगों के साथ। हाइटी था, उन्होंने मृत लोगों के साथ कर लिया। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और अगर इस पर बात खुल के हो रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ अब आधार कार्ड लगाओ, तो क्या दिक्कत हो रही है? जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मृत व्यक्तियों के नाम छापो लिस्ट के, तो क्या दिक्कत हो रही है? थोड़ी कर रही है बीजेपी, तो ये कह रही है, बीजेपी कर रही है ना सर। एसआईआर के खिलाफ जितना प्रोपोगेंडा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो मूल ढांचे पर हमला कर रहे हैं। आप यहां आपको दिक्कत हो रही है कि बिहार में मत करिए, कहीं आपका स्टेट होगा, आपको जहां भी स्कोप लग रहा है आप वहां हल्ला कर दे रहे हैं। बीजेपी अपने राज्य में कराए तो बड़ा बढ़िया है, यहाँ चुनाव रहेगा, ऋषि जी वहीं हल्ला होगा, सब लोग खड़े हो जाएंगे। रूपक, आपका क्या कह रहा है इस पूरे मामले पे? नहीं, इसमें राहुल गांधी एक्चुअली चुनाव आयोग को लेकर दो मुद्दों की लड़ाई कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो दो थोड़े से अलग मुद्दे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट बनाने का एक मुद्दा है कि भाई जो वोटर हमको पसंद नहीं है, या सत्ता या चुनाव आयोग की साइड जो भी एक मान लिया जाए, तो वो उनको पसंद नहीं है, उनको ऐड कर देंगे। जो राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का जो आरोप लगाया है और उसका जो सैंपल उन्होंने कर्नाटक सेंट्रल सीट का दिया है, वो लड़ाई थोड़ी दूसरे तरीके की है। अब आप इसमें, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको संविधान से कैसे जोड़कर इसको देखा जा रहा है। जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं वो चुनाव आयोग
के सामने है, चुनाव आयोग पर उठे हैं, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, वो SIR का मामला। लेकिन वोट चोरी का जो मामला है उसका क्या होगा? वो कैंपेन आगे राहुल गांधी का कैसे बढ़ेगा? क्या जैसे वो चर्चा हो रही है कि 48 सीट और 70 सीट की एक और उन्होंने स्टडी कर ली है, उसको सामने लेके आएंगे, तो इसका मतलब उसका फैसला कि वोट चोरी हुई या नहीं है, क्या कैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा है इस पर्टिकुलर मामले को लेकर? नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि उसके कानूनी पहलुओं पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा तस्वीर को जूम आउट करेंगे तो मोटी बात ये है कि वोट में चोरी हो रही है। मोटी बात ये है कि SIR अपनी जगह है, वोट चोरी अपनी जगह है, होंगी। मैं नोएडा में बैठा हूं, 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। मेरे अंदर ये शक पैदा हो गया है कि 27 के चुनाव में मैं वोट डाल पाऊंगा कि नहीं डाल पाऊंगा। मेरा नाम काट तो नहीं दिया जाएगा, मेरा नाम किसी कारण से हटा तो नहीं दिया जाएगा। ये मोटी वजह है। इसमें बिहार का SIR क्या करेगा, कर्नाटक की वोटिंग लिस्ट क्या करेगी? कुल मिलाकर अब आप कह रहे हैं संविधान कहां से आ गया इसमें? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वोट डालने का अधिकार संविधान देता है, सीधे तौर पर संविधान का मामला है ये। अगर मेरे अंदर ये एज ए वोटर अगर ये शक पैदा हो गया है कि मैं अपने सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये तो सीधे तौर पे संविधान का मामला है। और अगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो अगर कल का फैसला है, अगर हम उसको आधार बनाते हैं, तो राहुल गांधी की एक तरीके से जीत हुई है। राहुल गांधी की जीत भी मैं इसे नहीं मानता हूं, एक वोटर की जीत हुई है। ठीक है नीरज, मैं ये कह रहा हूं कि अब हम संदीप अब थोड़ा कंक्लूड करेंगे, तो अब क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ आप अपनी बात रख लीजिएगा। तो आप से हम शुरू भी कर देते हैं संदीप। अभी राहुल जो है वो बिहार में यात्रा भी करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, वोट चोरी और तमाम SIR के मुद्दे पर जो है उनकी यात्रा भी होने जा रही है। तो कुल मिला के ये जो नैरेटिव बैटल बनाने की कोशिश हो रही है, तो क्या कांग्रेस या राहुल गांधी वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोकसभा में कम से कम बीजेपी को डैमेज कर गई थी, जो कि बीजेपी जो है आएगी तो संविधान बदल देगी और ये कर लेगी, हाईजैक कर लेगी? क्या वही नैरेटिव को दोबारा मार्केट में पेश करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र जो है जैसे इनके राज्य इनके हाथ से निकल गए, वहां कांग्रेस खड़ी नहीं रह पाई, तो अब ये वापस से रिवाइज कर रहे हैं उसी स्क्रिप्ट को। देखो, मैं सीधा बताऊं कि बिहार चुनाव अभी 2 महीने बाद बिहार में चुनाव होगा, और उस चुनाव से पहले प्रोपेगेंडा तय कर रहे हैं राहुल गांधी। अब क्या है कि विकास के मुद्दे पर तो ये कुछ बोल नहीं सकते ना, इनके पास आम आदमी को कोई एजेंडे में, कोई आम आदमी इनके एजेंडे में होता है। इनके एजेंडे में सिर्फ कुर्सी दिख रही है इनको, कहाँ मैं कुर्सी पालूं, कहाँ मुझे कुर्सी मिल जाए। और कुर्सी नहीं मिली तो एक बहाना, उसको बहाना का जो लेपा पोती है पहले से ही तैयार कर ली गई है। कैसे लिपा पोती हमें करनी है उसका आधार पहले से ही तय कर लो। तो अच्छा, मतलब तो आप ये कह रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये चुनाव हार जाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह ही नहीं रहा हारेगा कौन जीतेगा। मैं इस बात में मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जो प्रोपेगेंडा तय हो रहा है उसका मोटिव क्या है, क्यों तय हो रहा है, वो क्या है। उसके बाद अभी पूरा आज सबसे लंबा भाषण मोदी जी ने दिया, उसमें मोदी जी ने आम लोगों की बात करी, उनको फ़ायदे पहुंचाने की बात करी, इस देश का विकास कैसे 2047 में भारत कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा इस पर बात करी। राहुल गांधी जी इस पर कोई बात ही नहीं करते हैं वो, लेकिन वो प्रधानमंत्री के सपने देखते हैं। आम इस देश में गरीबी की वो बात नहीं कर रहे, जबकि कांग्रेस का हाथ गरीब आदमी के साथ, हम बड़े हुए इस नारे को सुनते हुए आज गरीब आदमी अमीर ही नहीं बन पा रहा। लेकिन पिछले 10 साल में जो देश का विकास हुआ है उस पर कोई बात ही नहीं करेगा। ये बात करेंगे ये चुनाव आयोग ये फलाना कर रहा है, संविधान ये हो गया है। अरे यार, आम आदमी की बात करो, आज रोजगार की बात करो, देश का उत्थान कैसे होगा इसकी बात की जाए। हम ये डेवलप कंट्री को कैसे बीट कर पाएंगे ये बात की जाए। हम डेवलप्ड नेशन कैसे बनेंगे इस पर बात की जाए। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की आप सलाह दे रहे हैं। नीरज जी, आप नहीं, देखिए, ये जो एक आर्गुमेंट है ना, कुर्सी नहीं मिल रही है इसलिए बोल रहे हैं। 1984 में 2 सीटें थी बीजेपी की। 1984 से 1999 तक 15 साल तक बीजेपी इस देश में जो मुद्दे उठा रही थी वो बेकार के मुद्दे थे, वो प्रोपेगेंडा था, इसीलिए बीजेपी उठा रही थी क्योंकि कुर्सी नहीं मिल रही है, इसलिए डाइवर्ट करना है इश्यूज को। लेकिन राजनीति में तो सब कुछ कुर्सी के लिए ही होता है। नहीं, तो कुर्सी के लिए होता है तो हो रहा है, तो इसका मतलब 15 साल की जो राजनीति बीजेपी की सरकार बनाने तक थी वो यही प्रोपेगेंडा की राजनीति थी, उसी पे खड़े होकर आज सरकार में आए हुए हैं ना। तो जब जो पार्टी विपक्ष में रहेगी वो तो सरकार के ऊपर या विभिन्न मुद्दों पे सवाल उठाएगी। अब आप ये दलील दे रहे हैं कि उनको कुर्सी नहीं मिल रही है। आप जो बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए, और ये 2047 में भारत को विकसित देश बनाने की बात कीजिए। ये देखिए, ये सपने दिखाना और
मेरे सिर के नीचे आपने तकिया तो रखा हुआ है कांटों का और सपने दिखा रहे हैं मुझे बाग बगीचों के। तो ये प्योर पॉलिटिक्स जो है ये बहलाने और फुसलाने वाली पॉलिटिक्स है। 2047 में हम ये कर देंगे। आप दीजिए 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, उसका कोई डाटा है आपके पास? आप जितनी बातें कर रहे थे कि हम आज उत्तर प्रदेश में 2047 का विजन डॉक्यूमेंट पेश हो रहा है, अरे सिर्फ भविष्य की बातें हैं। मैं फिर उसी 15 लाख को बीच में लेके आऊँगा हर खाते में आने का कि वो एक सपना दिखाया था, तो फिर वो एक बात थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, ये सब ना, ये डिब्बे के ऊपर रैपर चढ़ा दीजिए। अंदर जो मिठाई है उसमें फंगस लगी हुई है, उसके ऊपर रैपर जो है वो आप बहुत सुंदर सुंदर चढ़ाते रहिए साल दर साल। तो ये पॉलिटिक्स, इसके खिलाफ आवाज जो उठ रही है वो उठ भी रही है और दिखेगी। नहीं, मैं एक बात और कह दूं कि वो आपने राहुल गांधी की यात्रा की बात की है। राहुल गांधी 17 तारीख से जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, जब ये राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की घोषणा हुई थी तब राहुल गांधी उस यात्रा में एक लड़ाई के साथ जाने वाले थे। अब राहुल गांधी उस यात्रा में एक उपलब्धि के साथ जाएंगे। अब राहुल गांधी जब जाएंगे उस यात्रा में वो कहेंगे देखो मैंने आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट करवा दिया, मैंने मशीन रीडेबल लिस्ट जारी करने का दबाव बनवा दिया। कुल मिलाकर अब राहुल गांधी के पास एक सॉलिड बेस है अपनी उस यात्रा को एक पॉलिटिकल नैरेटिव में बदलने की और उसका फायदा लेने की। ठीक है संदीप, क्या कह रहे थे आप? मैं तो नीरज जी का जवाब देना चाह रहा था कि जैसे नीरज जी कह रहे हैं कि वो अब उपलब्धि के साथ जाएंगे, मतलब एक उपलब्धि के साथ जाएंगे और जनता को ये कहेंगे मैंने वो जब बिहार में जाएंगे यात्रा शुरू करेंगे एज अ नेता के तौर पर, वो ये कहेंगे उपलब्धि लेके आया हूँ कि आधार कार्ड अब से आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा और आप आधार कार्ड के साथ उसको करोगे। लेकिन क्या वहाँ की समस्या हल हो जाएगी? क्या आपका जब आप राजनीति में जब आप कोई नेता के तौर पर जनता के पास जाते हो तो कोई क्या वादा करोगे उनसे? उनका उत्थान की बात करोगे? आज भी आप देखोगे जीडीपी, अगर वहाँ का पर कैपिटा इनकम और जीडीपी की बात करोगे तो आज भी बिहार पिछड़े राज्यों में है। तो आप उनकी बात क्यों नहीं करते? ये बात क्यों नहीं करते आप आम लोगों की बात? क्यों गरीब की बात नहीं करते? क्यों रोजगार की बात नहीं करती कांग्रेस? आप प्रोपेगेंडा वाली राजनीति करते हो। मतलब ये वो जो मैंने पहले बात कही थी अभी, वही वाली बातचीत, वही वाली बात दोहराने वाली बात है। ठीक है, आप जब चुनाव में जाओगे कुछ हो जाएगा तो कहोगे जी इलेक्शन कमीशन ने पंगा कर। ठीक है, अमीश का क्लोजिंग रिमार्क। चुनाव में क्या राजनीतिक दल क्या जाके कहेंगे, राहुल गांधी तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? आपने अच्छा कहा कि बिहार पिछड़ा हुआ है, 20 साल से तो वहाँ सबके हैं, नीतीश सबके हैं चल रहा है, उनके साथ भाजपा सरकार में है, तो पिछड़ा हुआ बिहार क्यों है जब 20 साल से एनडीए सरकार वहाँ चल रही है? संविधान मैं आता हूँ, राहुल गांधी जनता की अदालत में है, ठीक है, उनको जनता की अदालत में साबित करना है। जनता के बीच में ये मुद्दा बन गया है। आप बिहार की उस औरत को सुनिए जो अपने बच्चों के साथ जमीन पर बैठी हुई है, बगल में बाढ़ आई हुई है और पूछा जा रहा है कि आपका नाम कट गया तो क्या ही हो जाएगा? बोला हम बताते हैं क्या हो जाएगा, हमारा नाम कट जाएगा तो हमारा राशन से भी नाम कट जाएगा, हमको राशनें मिलना बंद हो जाएगा। इस देश की 84 करोड़ आबादी मुफ्त के राशन पर है और प्रधानमंत्री मोदी को 2047 का विजन दिखाना है। तो मुझे कहावत बचपन में हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी है, बड़ी सटीक है कि अरहर की टाटी पर गुजराती ताला। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो 2047 के विजन से नहीं होगा। 84 करोड़ लोगों का पेट भरने वाली बात पर देश टिका हुआ है अभी फ्री के अनाज पर। राहुल गांधी ने एक संवैधानिक मुद्दा उठाया है जिसको नीरज जी ने कहा कि वोट देने का अधिकार हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और अगर वो खतरे में हो रहा है तो पब्लिक टॉक का विषय होना चाहिए। संदीप जी, आप बातों को बहुत मैं कह रहा हूँ कि छोटे स्तर पर समझ रहे हैं, बड़ा व्यापक स्तर है कि जब आपके पास अधिकार ही नहीं बचेगा तो आप कहाँ से जिंदा रह पाएंगे? ये जिंदगी का सवाल है। ठीक है रूपक, क्या लग रहा है सच में कौन है संविधान के साथ और कौन खिलाफ है? मेरा ना आप सब लोगों से एक सवाल है, हालांकि हमारे पास समय सीमित है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में जो संविधान का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, जो बीजेपी ने 400 का नारा लगाया था कि बीजेपी 400 सीटें लेकर आएगी और आपका दलितों का आरक्षण जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्या ये वोटर लिस्ट का मुद्दा उतना संवेदनशील है? क्या ये वहाँ तक घर करेगा अगर राहुल गांधी ये कर रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है चुनाव आयोग के बारे में, अगर उन्होंने एडमिट कर लिया, आधार को एडमिट कर लिया, और जो 65 लाख जो जिनके नाम कटे थे, चलिए उसमें से मैं कह रहा हूँ 10, 20, 50 सारे नाम जो है वापस अगर जुड़ गए, इसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? फिर आप
आप किस सवाल को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कांग्रेस के कैडर को रिजुविनेट करने के लिए हो सकती है, जैसे भारत जोड़ो में यात्रा में हुई थी कि जहां जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं थे तो राहुल गांधी पहुंच गए तो वो एक्टिविटी हो गई। लेकिन ये वोटर लिस्ट का मुद्दा अगर यही निपट गया तो फिर राहुल गांधी के पास कहने के लिए क्या होगा। नहीं तो मतलब आप देश भर में ठीक करवाने है, की योजना है ना, ठीक है। ये निपटेगा कैसे? देश भर में करवाने की योजना है। नहीं, देश नीरज, भर लेकिन में- ये अब सुपर- अगली बार, एक मिनट, अगली बार जब बंगाल में कर रही होगी, जब बंगाल में इसकी फाइल खुलेगी, हरियाणा में खुलेगी, महाराष्ट्र में खुलेगी, तो 11 डॉक्यूमेंट का दस्तावेज है ना, उसमें आधार शामिल होगा। अगली बार जब लिस्ट जारी होगी तो मशीन रीडेबल लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है साहब, 65 लाख लोगों पे थोड़ी रुकेगा। देश भर में अगर इसको करना अरे है, मैं यही तो कह रहा हूं, जब उन्होंने आधार एडमिट कर लिया तो फिर उनके पास कोई ग्राउंड नहीं बचेगा ना कि कितने लोगों को काटेंगे, किस आधार पर काटेंगे। लोगों की तो समस्या राहुल बिहार का में जो मुद्दा खत्म हो रहा है आर्गुमेंट ना। यही दिया जा रहा है ना कि भाई 50% लोगों के पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, बाकी सर्टिफिकेट लोगों के पास आई। ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट दिया गया था तब जो बेंच थी उन्होंने कहा कि बिहार कोई देश से बाहर तो है नहीं, बाकी लोगों के पास वो पेपर मिल सकते हैं तो बिहार के लोगों के पास क्यों नहीं मिल सकते हमें हैं। लगता मैं तो है- नहीं, आपसे ठीक है। मैं तो ये सिर्फ कह हमें रहा हूं कि लगता है कि सुप्रीम राहुल ठीक है। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि आपको आधार एडमिट करना पड़ेगा, वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए उसके लिए एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, ये बिहार में लागू हो गया और बाकी सारे देशों में स्पेशल रिवीजन अगर हो भी गई तो फिर ये मुद्दा कहाँ रहेगा कि इतना हाई तो बाप मचाएंगे वोटर लिस्ट। मैं एक लाइन, बस एक लाइन, राहुल गांधी को के पास मुद्दा रहे या न रहे, ये राहुल गांधी पर छोड़ दिया जाए। देश में मंथन चल रहा है, चुनाव आयोग, लोकतांत्रिक अधिकार, वोटर्स राइट्स, इन सारे बड़े मुद्दों पर मंथन चल रहा है और फिलहाल ये मंथन जारी है और ये मंथन चलता रहना चाहिए, इसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलिए। तो दोस्तों आपने सुना हमारे न्यूज़ रूम के साथियों के जो विचार हैं गर्मा गर्मी में। कुल मिलाकर हम यही जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, किसका पक्ष सही है और किसका पक्ष गलत है। इसलिए आप पत्रकारों को एक पक्ष लेता हुआ सुनते हैं क्योंकि ये उनकी अनफिल्टर्ड राय होती है। तो कुल मिलाकर आज की जो गर्मा गर्मी में जो चर्चा में निकला है उससे हम यही समझ सकते हैं कि ये जो संविधान बचाने की दो तरफा लड़ाई चल रही है दोनों तरफ से, उसमें जीत किसकी होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे सहयोगी रूपक ने जो टिप्पणी की है कि लगता है कि वोटर और आम आदमी से ज्यादा जो है वो कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश है। तो संविधान कैसे बचेगा इस बात की चिंता हो चाहे नहीं हो राजनीतिक दलों को, लेकिन उनके कार्यकर्ता उनके साथ बचे रहें, खासकर चुनावी मौसम में, ये ज्यादा जरूरी लगता है। तो ये चर्चा में कौन भारी पड़ा है, कौन बीजेपी के पक्ष में है, कौन कांग्रेस के साथ जा रहा है, राहुल गांधी का जो पक्ष है उसको आप कितना सही मानते हैं, कमेंट करिए और देखते रहिए गर्मा गर्मी। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर गर्मा गर्मी न्यूज रूम में होगी चर्चा। आप देख रहे थे न्यूज तक।